फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने जो बातचीत शुरू की थी नेशनल हायर एजुकेशन से संबंधित जो ड्राफ्ट मोदी सरकार ने जारी किया है, उस ड्राफ्ट का पहला एपिसोड कल था और आज दूसरा एपिसोड है। कल जो बातें कही गई उनमें से किसी चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं मोदी ने जो ड्राफ्ट पेश किया है नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इन इंडिया के नाम से, ये ड्राफ्ट का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 3, नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इन इंडिया। इस सेक्शन को गंभीरता से पढ़ने से समझ में आएगा आपको कि नरेंद्र मोदी पूरे देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं इस सेक्शन में, पहले नरेंद्र मोदी की बात कही जाए, फिर उसके बाद में उनकी बारे में उनका मूल्यांकन किया जाए कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं, खेल क्या है। तो सेक्शन 3 में, ड्राफ्ट के सेक्शन 3 में वो कहते हैं कि उसमें बुनियादी जोर है वोकेशनल एजुकेशन पर, और उनका कहना यह है कि श्रम मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय ने जो सिफारिशें भेजी थी उसके आधार पर उन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसका जो मूल इम्फेसिस है, मुख्य बिंदु है जिस पर कि वो पूरे राष्ट्र को ले जाना चाहते हैं, वो ये कि कौशल के अनुरूप ज्ञान अर्जित किया जाए। और इसमें भी ज्ञान पर कम, कौशल क्षमता के विकास पर यानी स्किल्ड डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर है। और जो अकादमिक योग्यता है वो किसी क्षेत्र विशेष की, यानी आपने जो स्किल डेवलपमेंट किया उससे ही रिलेटेड कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर आप अर्जित कर लें, डिग्री ले लें, डिप्लोमा ले लें, पोस्ट ग्रेजुएट कर लें, वगैरह वगैरह। और यही चीज नौकरी के लिए उन्होंने एक तरह से अनिवार्य मान ली है। इसी ड्राफ्ट में वे ये भी कहते हैं कि पेशेवर ज्ञान का मतलब है अपने क्षेत्र का, अपनी फील्ड का ज्ञान होना, उसके एक या एक से अधिक एरियाज के बारे में जानना। उसी में वे एक और मंत्र, राम जी का मंत्र, जिसमें अब देश चलेगा, नारा देते हैं, लर्निंग हाउ टू लर्न स्किल्स। ये वो इंफेसिस एरिया है जिस दिशा में हिंदुस्तान को वो और हिंदुस्तान की पूरी हायर एजुकेशन को ले जाना चाहते हैं। मैंने कल एक बात कही थी, वहीं से मैं बात शुरू कर रहा हूं। ये आज का हिस्सा है जिसकी कि हम लोग अब विवेचना करेंगे। मैंने कल ये बात कही थी कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो पूरे के पूरे शिक्षा, समाज और राज्य, इन तीनों के संबंध को ही बदल देना चाहती है। वो जो स्किल, जो प्रशिक्षण है, लर्नर है और नौकरी प्रदाता है, इनके अंतर संबंध पर वे खास जोर दे रहे हैं।
सवाल यह है कि जो विद्यार्थी पढ़ने आ रहा है वो क्या स्किल डेवलपमेंट के लिए आ रहा है या हिंदुस्तान के लिए आ रहा है? जो कौशल से युक्त होगा विद्यार्थी वो हिंदुस्तान को जानेगा कि नहीं जानेगा? अभी तक की स्थिति है कि शिक्षा के का लक्ष्य ये रहा है कि हिंदुस्तान के बारे में बताया जाए, हिंदुस्तान के समाज के बारे में बताया जाए, हिंदुस्तान के बारे में उसे शिक्षित किया जाए, हिंदुस्तान के समाज की क्या जरूरत है उनके बारे में शिक्षित किया जाए। लेकिन अब ये मॉडल नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति और ये जो नेशनल हायर एजुकेशन से संबंधित जो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स जारी किया है, इसके जरिए वो इस पूरे फ्रेमवर्क को एकदम ध्वस्त कर देना चाहते हैं। अब ये जो कौशल सीखेगा विद्यार्थी, अब इस विद्यार्थी को हिंदुस्तान को जानने की जरूरत नहीं होगी और हिंदुस्तान के ज्ञान से संबंधित, हिंदुस्तान की समस्याओं से संबंधित उसे कोई चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसका कोई प्रोविजन ही नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं महसूस करते नरेंद्र मोदी। क्योंकि उनका मोटो अब पहले था शिक्षा देश की जनता के लिए, अब तक मोटो रहा है शिक्षा देश के विकास के लिए, अब तक ये मोटो रहा है शिक्षा देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र समाज की रक्षा के लिए। लेकिन अब ये मोटो अपदस्थ किया जा रहा है शिक्षा नौकरी के लिए, और ये मेजर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है जिसके तहत नरेंद्र मोदी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को ले जाना चाहते हैं। अब जो नया जो विद्यार्थी तैयार होगा, वो नया विद्यार्थी जो विभिन्न किस्म के पेशेवर कौशल को सीखेगा, उसे यह जानने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान में किस तरह की सामाजिक संरचनाएं हैं, हिंदुस्तान का किस तरह का यथार्थ है, हिंदुस्तान में गरीब अमीर किस तरह के लोग रहते हैं, हिंदुस्तान की जनता के बीच में जीवन में, संस्कृति में, राजनीति में किस तरह के अंतर विरोध है, यह जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब शिक्षा का लक्ष्य नौकरी, पहले था शिक्षा का लक्ष्य समाज को जानना और समाज को बदलना और समाज की सेवा करना। तो जो शिक्षा नौकरी के लिए अर्जित की जाएगी, वैसी स्थिति में जो लड़का तैयार होगा वो समाज के साथ एकीकृत नहीं कर पाएगा, उसका समाज के साथ में एक एलिनेशन, परमानेंट अलगाव नरेंद्र मोदी का शिक्षा का मॉडल पैदा करेगा। और इस स्थिति में जो समाज में जो नौजवान तैयार होगा, उसके शिक्षित होने के भयानक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिणाम निकल सकते हैं। आज की स्थिति जो अभी तक जो पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ते रहे, तमाम किस्म की कमजोरियों के बावजूद आप स्त्री के दमन, दलित उत्पीड़न, तमाम गांव का शोषण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शोषण, आर्थिक उत्पीड़न, तमाम किस्म के सामाजिक अंतर्विरोध, इनकी शिक्षा विद्यार्थी को मिलती थी। लेकिन अब ये सब चीजें उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि उसे नौकरी के लिए शिक्षा लेनी है और उसे सिर्फ पेशेवर कौशल अर्जित करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक नई कल्चर पैदा हुई है, और वो कल्चर अब जब नौकरी के लिए शिक्षा का उद्देश्य केंद्र में लाके रख दिया जाएगा तो वह कल्चर और भी ज्यादा फैलेगी। वो कल्चर क्या है? अब कर्मचारी मैनेजर के मातहत होते हैं, मैनेजर जैसे कहता है वैसे कर्मचारी को करना होता है, हर हालत में करना होता है। और उसी तरह छात्र जो है वो अब स्कूल प्रबंधन के मातहत होंगे। और बच्चे जाहिर है कि वो अपने अभिभावक के मातहत होंगे। और इसका जो मातहत होने का जो सिस्टम ऑलरेडी पहले से था, लेकिन शिक्षा में आने के बाद में उसमें एक परिवर्तन की संभावनाएं पैदा होती थी, लेकिन अब वो और सघन होगा।
नरेंद्र मोदी ने जो ये सोचा है कि शिक्षा को नौकरी से जोड़ा जाए, तो जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि अब लेबर मार्केट ही नहीं है, लेबर ही गायब हो गया, लेबर को पैदा करने वाले कारखाने ही जब गायब हो गए, तो अब शिक्षा और लेबर के बीच में संबंध कैसे बनाएंगे आप? या नौकरी और शिक्षा के बीच में संबंध कैसे बनाएंगे आप? एक और भी चीज है जो बहुत मजेदार चीज है कि हमारे जो स्कूली सिस्टम है, अभी तक की जो एजुकेशन है, अब जिसे वो लाना चाहते हैं, धीरे धीरे बदलना चाहते हैं, उससे ज्ञान की अब जरूरत नहीं होगी, नॉलेज की जरूरत नहीं होगी, आपको उपयोगी ज्ञान की जरूरत होगी। और जब आपको उपयोगी ज्ञान की जरूरत होगी तो जाहिर है कि दिमाग कैसा होगा मास्टर का? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं था कि विद्यार्थी तैयार किए जाएं, शिक्षा का उद्देश्य यह भी रहा है कि शिक्षकों का इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। अगर शिक्षा को हम सिर्फ काम से जोड़ देंगे, पेशेवर कौशल की शिक्षा से जोड़ देंगे, जैसा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं, और जो उनका जो ड्राफ्ट जो उन्होंने जारी किया है, वो ड्राफ्ट एक चीज पर एकदम साइलेंट है, वो ये कि शिक्षकों का इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, शिक्षक इंटेलेक्चुअली कैसे अपने को अपग्रेड करेंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब है कि अब शिक्षक जो पहले अपने को इंटेलेक्चुअली ट्रांसफॉर्म करने की उनके पास में संभावनाएं होती थी, भविष्य में ये फ्रेमवर्क लागू होने के बाद में शिक्षकों के बौद्धिक रूपांतरण की संभावनाएं लंबे समय के लिए दफन कर दी जाएंगी। अब तक यह रहा है कि जो शिक्षक रहे हैं, उन शिक्षकों ने नए विचारों को, नई खोजों को अपनी शिक्षा के दौरान ही अर्जित किया और विकसित किया और संप्रसारित किया, विद्यार्थियों को उसका पार्टनर बनाया, विद्यार्थियों में उसका संप्रसार किया। लेकिन ड्राफ्ट तो इस मामले में एकदम साइलेंट है, उसमें कोई एक लाइन नहीं है कि इंटेलेक्चुअली कैसे शिक्षकों का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। अभी भी बड़े पैमाने पर यह दिक्कत हम झेलते हैं कि हमारे यहां एक शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग है जो कि यथास्थितिवादी है, जो कि नई चीजें नहीं पढ़ता है, नई खोज में जिसकी दिलचस्पी नहीं है। तब भी एक छोटा सा सेक्शन ही सही, लेकिन अभी विश्वविद्यालयों के ढांचे में पॉलिसी लेवल पर यह चीज उपलब्ध थी कि इंटेलेक्चुअली कोई शिक्षक चाहे तो वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन नया जो ड्राफ्ट जो नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रस्तावित किया है, उस जिसे हम लोग नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं, वो तो एकदम शिक्षकों के बौद्धिक रूपांतरण के सवाल को दफन कर देता है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो एक बार हिंदुस्तान को इंटेलेक्चुअली नपुंसक बना देंगे और हमेशा के लिए बंध्या बना देंगे, तो वो फासिस्ट नेता की तरह राज करने में सफल रहेंगे। शिक्षक संगठनों की और छात्रों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने के बाद में इस मसले पर सड़कों पर आए, क्योंकि नया फ्रेमवर्क शिक्षकों के बौद्धिक रूपांतरण के सवाल को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में पहुंचाने वाला है। क्योंकि उसमें जब आपको कौशल ही सिखाना है और पेशेवर कौशल ही सिखाना है, तो शिक्षक की स्थिति यह होगी, शिक्षक से यह कहा जा रहा है कि वह यथास्थिति बनाए रखे। ऑलरेडी एक बड़ा सेक्शन है शिक्षकों का जो यथास्थितिवादी है। हम लगातार उनके बीच में काम करते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे। तमाम जो इंटेलेक्चुअल किस्म के शिक्षक हैं वे ये कोशिश करते रहे कि शिक्षकों में परिवर्तन आए। लेकिन अब तो पॉलिसी से ही कहा जा रहा है, नीति के तौर पर सरकार कह रही है कि शिक्षकों के
इंटेलेक्चुअल रूपांतरण की कोई जरूरत नहीं है। तो शिक्षक अगर यथास्थितिवादी होगा और जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जो प्रस्तावित किया गया है, वो बेसिकली शिक्षकों को यथास्थितिवादी बौद्धिक बनाए रखने में विश्वास करता है। ये ड्राफ्ट 2 स्तर पर एकदम असफल है और फेल है और रिजेक्ट करने लायक है। पहला यह कि विद्यार्थियों और शिक्षा को जनहित की दिशा में संप्रसारित करने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने त्याग दिया है। इस ड्राफ्ट में जनहित की शिक्षा का कोई भी नक्शा, कोई भी परिकल्पना, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी बात नहीं है। और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी असफलता है जिसकी वजह से इसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए, वो ये कि शिक्षकों के बौद्धिक रूपांतरण की कोई परिकल्पना और योजना और संसाधन इसमें सजेस्ट नहीं किए गए। खाली एक शाब्दिक माया जाल है इसमें जो कि वो उन्होंने उस पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया है। तो कोरे शाब्दिक माया जाल से न तो शिक्षकों में परिवर्तन आएगा और न छात्रों में परिवर्तन आएगा। और सबसे बुनियादी चीज क्या है, नरेंद्र मोदी से सवाल किया जाना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए कारपोरेट हितों की रक्षा करना जरूरी है, लोकतंत्र की रक्षा करना जरूरी है। अब तक शिक्षा का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की रक्षा रहा है। पहली बार एक ऐसा एजुकेशनल फ्रेमवर्क हमारे सामने पेश किया जा रहा है जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्य की रक्षा को शिक्षा के उद्देश्य से गायब कर दिया है। तो ये जो मैकेनिक बनेगा, ये जो कारपेंटर बनेगा, ये जो तमाम किस्म के कल कारखाने में काम करेगा लड़का, ये किस देश में रहेगा? लोकतंत्र में रहेगा कि नहीं रहेगा? लोकतंत्र में रहेगा तो लोकतंत्र की उसके पास चेतना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर वो भारत में रहेगा और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रति उसके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या फिर कारखानेदार के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए खाली? तो ये जो फ्रेमवर्क में जो एक बुनियादी शिफ्ट है, पहले यह था कि शिक्षा को लोकतंत्र के संरक्षण की चौकी के तौर पर विकसित किया गया और हमने तमाम खामियों के बावजूद 70 साल तक इसकी प्रैक्टिस की। हमारे शिक्षा के विश्वविद्यालय, कॉलेज, पाठ्यक्रम लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की अग्रणी कतार में गिने गए। इससे बड़े पैमाने पर धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में मदद मिली। लेकिन जब आप धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाज या ह्यूमन राइट्स को संरक्षित करने के लक्ष्य को ही शिक्षा से हटा देंगे और लड़के को खाली नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, चाहे घर में आग लग जाए, चाहे घर के बाहर दंगे हो जाएं, चाहे घर के बाहर जो है नृशंस हत्याएं हो, लड़का बोलेगा नहीं, क्योंकि आपने उसका ब्रेन एकदम धो के साफ कर दिया है कि बेटा तुझे संसार में रहना है तो सिर्फ अपनी नौकरी की चिंता कर, तू राष्ट्र की चिंता मत कर, तू समाज की चिंता मत कर। तो शिक्षा में अभी तक यह था कि शिक्षा का लक्ष्य था लोकतंत्र की और ह्यूमन राइट्स के कंसर्न शिक्षा के साथ इंटीग्रेटेड थे। लेकिन अब तो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के और मानवाधिकार के जो कंसर्न है वो शिक्षा से बहिष्कृत कर दिए गए। जो नया फ्रेमवर्क है वो उनके बारे में एकदम साइलेंट है। तो ऐसी शिक्षा से, यानी नौकरी के लिए जो पेशेवर कौशल की शिक्षा का जो फ्रेमवर्क जो लाया जा रहा है, उससे शिक्षकों में और छात्रों में एक बड़ा समूह यथास्थितिवादी पैदा होगा और एक समूह ऐसा भी पैदा होगा जो बड़े पैमाने पर रूढ़िवादी हो। और इससे समाज में आइडियोलॉजिकल फंडामेंटलिज्म या धार्मिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
तो नरेंद्र मोदी का जो नया फ्रेमवर्क है वो आइडियोलॉजिकल फंडामेंटलिज्म की तरफ, धार्मिक फंडामेंटलिज्म की तरफ देश को ले जाएगा, क्योंकि इस शिक्षा का लक्ष्य लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षा नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य है नौकरी के लिए शिक्षा। एक जमाना था कि हमारे जो सरकारी विश्वविद्यालय थे, उनके जो क्लासरूम थे, वो क्लासरूम क्रिएटिविटी के और बौद्धिक क्षमता के विकास के केंद्र हुआ करते थे। अभी भी बड़े पैमाने पर एक सृजनात्मकता की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिससे कि टीचर ने अपने इंटेलेक्चुअल कैलिबर को, अपने इंटेलेक्चुअल रूपांतरण को संभव बनाया और समाज को बहुत कुछ दिया। आज देश में जो कुछ 70 साल में जो दिखाई दे रहा है आपको इंटेलेक्चुअल कैलिबर, वो इंटेलेक्चुअल कैलिबर इसलिए दिखाई दे रहा है कि हमारी शिक्षा नीति में शिक्षकों के इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन की पॉलिसी इंटीग्रेटेड थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो अब पॉलिसी एडॉप्ट की है, जिसे वो प्रस्तावित कर रहे हैं, उसमें एजुकेशन में और खासतौर पर शिक्षकों के लिए इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन की, इंटेलेक्चुअल जो है क्षमता के विकास की कोई भी किसी भी किस्म की परिकल्पना पेश नहीं की गई है। तो आप ये बताइए कि हमारे जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज होंगे वो कैसे होंगे, जिनमें सृजनात्मकता नहीं होगी और इंटेलेक्चुअल कैलिबर नहीं होगा। वो सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, वो सिर्फ नौकरी के लिए पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, जैसे कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय में कोई जीनियस पैदा नहीं हुआ अभी तक। हिंदुस्तान के जितने भी प्राइवेट विश्वविद्यालय बने, उनमें कोई जीनियस पैदा नहीं हुआ जिसने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया हो इंटेलेक्चुअली। हिंदुस्तान में जितने भी नोबेल लॉरिएट हैं, हिंदुस्तान में जितने भी विज्ञान की नई खोजें हुई हैं, वो सारी की सारी खोजें सरकारी विश्वविद्यालयों में हुई हैं। साहित्य में, समाज विज्ञान में जितनी भी बड़ी महत्वपूर्ण सारी खोजें हुई हैं अब तक, वो सारी सरकारी विश्वविद्यालयों में हुई हैं, और उसके जरिए हिंदुस्तान का जो वैभव है, बौद्धिक वैभव है, वो सामने आया है। तो हिंदुस्तान को शिक्षकों के इंटेलेक्चुअल कैलिबर के विकास की अब जरूरत नहीं होगी नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी को कैसे लोग चाहिए? जो सिर्फ नौकरी के कौशल की शिक्षा दे। यानी अब आने वाले समय में नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने और पाठ्यक्रम पढ़ाने के केंद्र बने। अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनको लोकतंत्र से प्रेम है, मुझे तो संदेह है कि उन्हें लोकतंत्र से प्रेम है। अगर वे चाहते हैं कि उन्हें धर्मनिरपेक्षता से प्रेम है, ह्यूमन राइट से प्रेम है, मुझे संदेह है कि उन्हें प्रेम है, तो उन्हें खुल के कहना चाहिए था कि वे विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को नए नए विषयों पर शोध करने और स्वतंत्रता के साथ में अपने को एक्सप्रेस करने, आइडियोलॉजिकली एक्सप्रेस करने की आप फ्रीडम देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के 7 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में नरेंद्र मोदी ने अपने खिलाफ एक गोष्ठी और सभा तक नहीं होने दी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सड़कों पर आंदोलन करते रहे, और जिन लोगों ने सरकारी या प्रशासनिक अवहेलना करके आंदोलन किए, उनके ऊपर लंबे मोटे फाइन किए गए, उन्हें दंडित किया गया। तो नरेंद्र मोदी तो नहीं चाहते कि विश्वविद्यालयों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंटेलेक्चुअल कैलिबर के विकास के लिए, जो कि एक बुनियादी शर्त है, नए नए विषयों की खोज और उसके लिए सरकार की तरफ से संसाधन दिए जाएं, जो एक बुनियादी शर्त है। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद लगातार शिक्षकों की रिसर्च की ग्रांट लगातार कर्टेल की है। अब शिक्षकों को नए नए विषयों पर ग्रांट नहीं मिलती, उन विषयों पर ग्रांट नहीं मिलती जिन विषयों पर नरेंद्र मोदी एकदम नाखुश है। एक अन्य चीज,
और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नरेंद्र मोदी का ये जो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है सो कॉल्ड, इसमें लाइब्रेरी नहीं आती, कौशल का विकास सिर्फ आता है। कॉलेज और विश्वविद्यालय सृजनात्मकता के, इंटेलेक्चुअल कैलिबर के विकास के केंद्र बने, इसके लिए जरूरी है कि लाइब्रेरी सुविधाओं का विस्तार किया जाए और विकास किया जाए। नरेंद्र मोदी के शासन में लाइब्रेरी में लगातार हर विश्वविद्यालय में थोक के हिसाब से रद्दी किताबें खरीदी गई हैं, हर विश्वविद्यालय में थोक के हिसाब से लाइब्रेरी के बजट में कटौती की गई है। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी को ज्ञान से कोई प्रेम नहीं है, बल्कि ज्ञान से शत्रुता है। और जो ढांचा प्रस्तावित किया गया है इसमें, और जो प्रैक्टिस चल रही है, वो प्रैक्टिस ये रहेगी आने वाले समय में, अगर ये फ्रेमवर्क लागू होता है, अगर शिक्षकों ने इसका विरोध नहीं किया तो शिक्षक सिर्फ दैनंदिन रूटीन के कामों में इस तरह से उलझा दिए जाएंगे, अकादमिक कामों में इस तरह उलझा दिए जाएंगे कि वे ठीक से एक अखबार भी ना पढ़ सकें। किताब पढ़ना तो बहुत दूर की बात रही। अभी तक यह रहा है कि जो शिक्षा रही है वो हमारी क्रिटिकल नॉलेज और क्रिटिकल आउटलुक के विस्तार में मदद करती रही है। लेकिन अगर हम सिर्फ नौकरी के लिए शिक्षा लेंगे, सिर्फ वही शिक्षा लेंगे जो हमें उपयोगी है, तो इससे तो विद्यार्थी की कभी क्रिटिकल फैकल्टी का विकास नहीं होगा, शिक्षक की क्रिटिकल फैकल्टी का विकास नहीं होगा, नए किस्म के अनुसंधान होंगे ही नहीं विश्वविद्यालयों में। तो क्या करेंगे शिक्षक? शिक्षक सिर्फ प्रयोजन मूलक शिक्षा देंगे, नोट्स लिखाएंगे, और शिक्षक अब शिक्षक नहीं होंगे बल्कि क्लर्क होंगे, क्लर्क की तरह काम करेंगे। और ये जो शिक्षा और शिक्षक का जो पतन है, ये पतन इस ड्राफ्ट के अंदर समाहित है। अभी पिछले वर्षों से ये चीज चल रही है कि शिक्षक ने अपने को एक तरह से अकादमिक मजदूर में कन्वर्ट कर लिया है। उसने शिक्षक की जगह एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसने छोड़ दिया, वो नोट्स लिखाने का काम करता है, वो ठीक से पढ़ाता नहीं है इंटेलेक्चुअली। नरेंद्र मोदी ने इस चीज को कैच किया है। कायदे से होना चाहिए था कि यह स्थिति बदलती, नरेंद्र मोदी इस पर काम करते। अगर शिक्षकों को शैक्षणिक मजदूर या शैक्षणिक या अकादमिक क्लर्क बना दिया जाएगा, या सिर्फ नोट्स लिखाने वाले एक व्यक्ति में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या फिर उसे सिर्फ कौशल के शिक्षक के तौर पर विकसित कर दिया जाएगा, तो आप तय मान लीजिए शिक्षा और शिक्षक और छात्र, इन तीनों की बुद्धि एकदम कुंद हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? शिक्षक कैसे होंगे? ये जो शिक्षक मजदूर है, ये शिक्षक जो क्लर्क है, वो कैसे होंगे? वो सिर्फ आदेश के पालन करने वाले होंगे। हेड ने जो कहा है वो मानो, बीसी ने जो कहा है वो मानो, जो आपको ऑर्डर दिया जा रहा है वो मानो। तो ये जो नया फ्रेमवर्क है, ये एक और चीज जो खतरनाक चीज लेके आ रहा है, वो ये कि जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो मानो। आदेश सर्वोपरि है, ज्ञान और विवेक सर्वोपरि नहीं है। अभी तक ये रहा है कई बार कि वाइस चांसलर ने कोई चीज कही है तो हम अपने विभाग में खड़े होकर चुनौती देते रहे कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम अपनी जो सुविधा होगी हम वो काम करेंगे, जो हमें सही लग रहा है वो काम करेंगे। लेकिन अब नए फ्रेमवर्क के बाद में ये फ्रीडम शिक्षक के पास नहीं होगी। इसका परिणाम ये निकलेगा, ऑलरेडी ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि शिक्षक नौकरशाही की चमचागिरी करेगा। वो वाइस चांसलर का चमचा बनेगा, वो डीन का चमचा बनेगा, वो किसी और पॉलिटिकल नेता का चमचा बनेगा जिसका कि यूनिवर्सिटी में कंट्रोल है। तो शिक्षक की जो एक पहचान, एक ज्ञान के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर होती थी, अब वो पहचान अब एक चमचे के तौर पर होगी। और इस तरह से वह अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति और ज्ञान अर्जित करने और ज्ञान के जरिए रूपांतरित करने की क्षमता को खो देगा।
आखिरी चीज इस प्रसंग में, नरेंद्र मोदी ने इस मॉडल में जिसका कि मैंने शुरू में जिक्र किया आपसे कि उनका लक्ष्य क्या है, नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट 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 कोर्स क्रेडिट, इसका बहुत भारी जो है एक तरह से जाल फैलाया हुआ है उसमें। अगर शिक्षा का काम क्रेडिट कोर्स और इस तक और इसकी दैनंदिन जो जद्दोजहद है इस तक अगर वो सीमित कर देगा तो उसका एक रिजल्ट ये निकलेगा कि शिक्षक पूरी तरह से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का एक तरह से मातहत बन जाएगा। पाठ्यक्रम जो कहेगा वही वो पढ़ाएगा, पाठ्यक्रम में जो लिखा है वही उसका काम होगा, उससे अधिक उसकी कोई भूमिका नहीं होगी। अभी तक स्थिति ये थी कि शिक्षक की भूमिका ये थी कि वो शिक्षक प्रगतिशील मूल्यों को कक्षा में ले जाता था, सामाजिक प्रगति का एक तरह से वो व्हीकल था। लेकिन अब वो सामाजिक प्रगति का व्हीकल नहीं होगा, अब प्रगतिशील मूल्यों का व्हीकल नहीं होगा, बल्कि अब तो उसे सिर्फ ये बताना है कि कौन सा पुर्जा कैसे खोलना है, कौन सा जो है कौशल कैसे विकसित करना है, सिर्फ कौशल की शिक्षा देनी है। मैं सिर्फ यहां याद दिलाना चाहता हूं, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक जमाने में इस उपयोगितावादी शिक्षा की सबसे तीखी आलोचना की थी और कहा था कि उपयोगितावादी शिक्षा विद्यार्थियों और शिक्षकों के दिमाग नहीं खोलती, वो यथास्थिति बनाए रखती है, उनका बौद्धिक विकास नहीं करती। कायदे से होना यह चाहिए था कि हमारे पास में और ज्यादा शिक्षकों के लिए फ्रीडम, और ज्यादा रिसर्च के लिए पैसा, और ज्यादा स्वतंत्रता, नए नए विषयों पर खोज की और ज्यादा संभावनाओं की ओर शिक्षकों को ठेला जाता। लेकिन उधर ठेलने की बजाय उनको एक ऐसे काम की तरफ ठेला जा रहा है जो कि उनका काम नहीं है। एक अन्य चीज और खतरनाक चीज जो इस मॉडल में है, जो नरेंद्र मोदी ने ड्राफ्ट तैयार किया और जो इसे प्रस्तावित किया है, वो ये कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि शिक्षा का मॉडल वो बिजनेस घरानों के जो स्वार्थ है उसके अनुरूप काम करे। दूसरी चीज वो ये चाहते हैं कि जो शिक्षा हो और जो शिक्षक हो वो सरकारी विचारधारा का अनुकरण करे और पालन करे। और इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? भाषा बड़ी अच्छी है, ऊपर से समझ में नहीं आएगी। भाषा यह है कि हम कौशल सिखाने के बहाने हम विशेषज्ञ तैयार करेंगे। ये जो कौशल सिखाने के बहाने विशेषज्ञ तैयार करने की जो पद्धति है, ये टिपिकल वह पद्धति है जिसके जरिए अधिनायकवादी राजनीति अपना जनाधार तैयार करती रही है शिक्षा संस्थानों में। यह कौशल सिखाने की वह पद्धति है जो कि शिक्षा को उसने कारपोरेट हाउसेस का पिछलग्गू बना दिया है। कारपोरेट हितों को सर्वोपरि मानकर आप शिक्षा ग्रहण करें। यही प्राइवेट संस्थानों में यही हो रहा है। ये तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी और संस्थान है वो इसी की शिक्षा देते हैं कि कारपोरेट के हित जहां तुम काम करते हो वह हित सर्वोपरि है, राष्ट्र का हित सर्वोपरि नहीं है। आज तक आपने कभी भी किसी भी कारपोरेट हाउसेस में काम करने वाले किसी भी अफसर को कभी शिकायत करते सुना कि रिलायंस ने यह घोटाला कर दिया, प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए? आपने कभी किसी अफसर को सुना कि आईसीआईसीआई बैंक के किसी बैंक मैनेजर ने यह शिकायत की हो कि बैंक में घोटाला हो गया, आप जनरल मैनेजर के खिलाफ में एफआईआर कीजिए? जी नहीं, क्योंकि कारपोरेट हितों के अनुरूप जब शिक्षा लेकर लोग आएंगे तो उसकी यह पहली शर्त है कि कारपोरेट हितों के खिलाफ में आप बोल नहीं सकते। आप कारपोरेट हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। चारों तरफ लूट मची हुई है, कारपोरेट घरानों की तरफ से खुल्लम खुल्ला लूट हो रही है, लेकिन एक भी कारपोरेट घराने का एम्प्लॉय, एजुकेटेड लोग जो तमाम डिग्रियां लेकर आते हैं मैनेजमेंट की और दूसरे संस्थानों की, वो कभी खुल के मुंह नहीं खोलते। तो जो नया जो मॉडल है जिसको कि आप
पेशेवर विशेषज्ञता के नाम पर आप विकसित करना चाहते हैं, वो कुल मिला के कारपोरेट हितों का एक तरह से अनुगामी बनाएगा और भारत आकंठ करप्शन में और मूल्यहीनता में गोते लगाएगा। तो कारपोरेट हाउस को सिर्फ मुनाफे से मतलब है, उनको इससे मतलब नहीं है कि देश में मूल्यहीनता बढ़ रही है, देश में अराजकता बढ़ रही है, देश में फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ इतना चाहिए कि उनका मुनाफा और उनकी बेईमानी, उनकी धूर्तताएं, उनकी सरकारी संसाधनों की लूट, उनकी जनता के संसाधनों की लूट वो जारी रहे और उस पर कोई उंगली न उठाए। अभी जितनी भी आवाज उठी है प्रतिवाद में कारपोरेट हाउसेस के खिलाफ में, वो कहां से उठी हैं? वे तमाम उन लोगों ने उठाई हैं जो कि सरकारी विश्वविद्यालयों में काम करते हैं। वे तमाम अर्थशास्त्री, वे प्रोफेसर, वे लेखक, वे लोग जो कि कारपोरेट हाउसेस के साथ काम नहीं करते। एक और चीज होगी, ये जो विशेषज्ञता विकसित होगी नौकरी के लिए, वो एक काम और करेगी, वो ये करेगी समाज विज्ञान को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाएगा, या फिर समाज विज्ञान को सीधे कारपोरेट हाउस के फॉलोअर्स के तौर पर विकसित किया जाएगा। अमेरिका में यह काम किया गया, प्रथम विश्व युद्ध के पहले भी किया गया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी किया गया। कहने का मतलब यह कि नया जो मॉडल है वो शिक्षा और ज्ञान, एजुकेशन और नॉलेज का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को एकदम तोड़ देगा। तो नरेंद्र मोदी को शिक्षा तो चाहिए लेकिन ज्ञान नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने इस प्रस्तावित मॉडल के जरिए, जो ड्राफ्ट उन्होंने जारी किया, उस ड्राफ्ट के जरिए ये नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क ड्राफ्ट के जरिए उन्होंने एक बहुत ही सिंपल और क्लियर कट मैसेज दिया है कि मुझे शिक्षा तो चाहिए लेकिन नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे शिक्षक चाहिए लेकिन इंटेलेक्चुअल शिक्षक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्लर्क शिक्षक चाहिए, मुझे ऐसे शिक्षक चाहिए जो कि सिर्फ फॉलोअर हो, जो आदेश पर काम करें, मुझे ऐसे शिक्षक नहीं चाहिए जो विवेक, तर्क और राष्ट्र हित में, लोकतंत्र के हित में, मानवाधिकारों के हित में काम करें, मुझे ऐसे शिक्षक नहीं चाहिए। तो नई जो शिक्षा का जो ढांचा नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावित किया है, उस ढांचे की खूबी यह है कि आप अब एक चीज और सोचिए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए आप। अगर व्यापार की उन्नति का उपकरण अगर शिक्षा को बना दिया जाएगा, जैसा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं, नौकरी और पेशेवर कौशल के बीच में जो रिश्ता बनाया जा रहा है और जिसकी शिक्षा दी जा रही है, इसकी तरह तरह से प्रोपेगेंडा हो रहा है। ऑलरेडी एक प्राइवेट संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं, वे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम उसी से परेशान थे। लेकिन अब तो सरकार खुल्लम खुल्ला इस क्षेत्र में उतर आई है, अभी तक सरकार यह बात नहीं कर रही थी। तो अब ये जो शिक्षा और ज्ञान को व्यापार की उन्नति का उपकरण बना देने की जो मुहिम नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, उससे कौन सी चीज प्रभावित होगी? उससे जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित होगी उसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूं। अब तक हुआ यह कि हमारे यहां जो नेचुरल साइंस का डेवलपमेंट हुआ, और नेचुरल साइंस के डेवलपमेंट ने पूरे के पूरे विश्व में ज्ञान के एटीट्यूड को बदल दिया। नरेंद्र मोदी वो जिस ड्राफ्ट में 18 विश्वविद्यालयों की बात करते हैं ना, कि हमारे भारत में महान 18 विश्वविद्यालय थे, नरेंद्र मोदी को ज्ञान नहीं है। वो जो 18 विश्वविद्यालय थे वे सिर्फ टीका टीका और सिर्फ टीका और भाष्य सिर्फ भाष्य लिखा करते थे। उनके पास में समाज के परिवर्तन का कोई नक्शा नहीं था। वो चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, चाहे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो। जब प्रकृति विज्ञान की खोज आई, जब नेचुरल साइंस की 17वीं शताब्दी में खोज आई, तो उसने ज्ञान के क्षेत्र में एक नई चीज घटित की, सारी दुनिया को प्रभावित किया उसने। और जो चीज आई वो इंपॉर्टेंट चीज थी, जिसे सीखने की जरूरत है, जिसे कि नरेंद्र मोदी आपसे छीनना चाहते हैं।
उसी चीज क्या आई जो कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है? वो चीज ये थी कि अब तक ये था कि जो एकेडमिक जो जगत था वो प्रभुत्वशाली लोगों का अड्डा था, प्रभुत्वशाली जगत का ही वर्चस्व हुआ करता था उसमें। लेकिन जो नई चीज थी जिसने कि प्रभुत्वशाली वर्ग के लिए चिंता पैदा की, वो ये थी कि नेचुरल साइंस की खोज ने एक नया काम किया। उसने खोज यानी सर्च के कॉन्सेप्ट को एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया। पहली बार हुआ कि खोज की दिशा में आगे बढ़ो, और खोज की ललक में समाज विज्ञान, ह्यूमैनिटीज, साइंस, इन सब क्षेत्रों में नई नई खोजें की गई और समाज में मूलगामी परिवर्तन हुए। जो परिवर्तन पिछले 3000 साल में कभी नहीं हुए, वे परिवर्तन पिछले 200 साल में हुए। सॉरी, 300 साल में, क्योंकि 17वीं शताब्दी में ये प्रकृति विज्ञान की खोजें आई। तो ये जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली खोज की जो ललक जो विश्वविद्यालयों में होती है, विश्वविद्यालय के शिक्षकों में होती है, एक सेक्शन है जो कि इस काम में दिन रात लगा रहता है, उसकी जरूरत उसे नहीं पड़ेगी नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जो कि खोज पर जोर दे। जब खोज पर जोर दिया था तो हमारे पास में क्रिटिकल थॉट थे, हमारे पास में आलोचनात्मक विचार थे, हम हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर कसते थे। लेकिन अब जो नई भूमिका दी जा रही है वो क्या है? उसमें तकनीकी एजुकेशन पर सबसे ज्यादा जोर है, क्रिटिकल थॉट और नॉलेज पर जोर नहीं है। क्रिटिकल थॉट और रैशनलिटी पर, रेशन पर जोर नहीं है, बल्कि अब जोर है तकनीकी शिक्षा पर, क्योंकि नौकरी के लिए क्या चाहिए? तकनीकी शिक्षा। तो नरेंद्र मोदी का जो नया मॉडल है वो तकनीकी आयाम को महत्वपूर्ण आयाम बनाता है। वो खोज, क्रिटिकल थॉट और रैशनलिटी, इन तीनों को एक सिरे से ठुकराता है। आखिरी चीज, और ये कह के मैं ये बात यहां समअप करूंगा। अगर आप तकनीकी कौशल और तकनीकी विवेक पर ही ध्यान देंगे तो आप तय मान लीजिए इस समाज में फिर विवेकवाद की, ज्ञान के विभिन्न किस्म के वाद विवाद संवाद की और ज्ञान की नई खोजों की, या क्रिटिकल बौद्धिक प्रतिभा के विकास की संभावनाएं लंबे समय के लिए दफन हो जाएंगी, क्योंकि तकनीकी कौशल का इन सबसे एक तरह से बैरभाव है। मुझे ड्राइवर चाहिए, मुझे कारपेंटर भी चाहिए, मुझे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा मुझे जो चीज चाहिए वो यह है कि मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे क्रिटिकल विचार चाहिए, ऐसे विचार चाहिए जो कि हिंदुस्तान की जनता के जो मानवाधिकार है उनकी रक्षा में हुए नागरिकों को तैयार कर सकें। मुझे सिर्फ ड्राइवर, कंडक्टर, कारपेंटर, समोसा बनाने वाला, कचौड़ी बनाने वाला, ये छोले बनाने वाला, सिर्फ ऐसा आदमी नहीं चाहिए खाली। मुझे ऐसा आदमी भी चाहिए जो कि विचारवान हो, जो कि हिंदुस्तान की जनता की समस्याओं को, धड़कन को समझता हो। जो नई शिक्षा का फ्रेमवर्क है वह आपको समाज और समाज के यथार्थ, समाज और समाज के जो कंट्राडिक्शन है, समाज के विकास के लिए जो प्रगतिशील मूल्य चाहिए और उन मूल्यों के लिए जिस तरह का शैक्षिक अकादमिक शिक्षा के अंदर जो एक तरह से इंटेलेक्चुअल जो चेंज होना चाहिए, उस चेंज को वो एकदम इग्नोर करते हैं। और यही वो खतरनाक जगह है जहां से कि फासिज्म की गंध आती है। यहीं से वो गंध आती है कि पूरी की पूरी शिक्षा को मरघट की शिक्षा में बदल दो। स्मशानी शिक्षा वह होती है जो सिर्फ पेट के लिए सोचो और पेट के लिए सोच के काम करो और पेट के लिए सोच के सो जाओ।
तो नया जो शिक्षा का मॉडल है वो एक तरह से हिंदुस्तान को एक जागरूक विश्व गुरु नहीं बनाएगा, बल्कि वह सिर्फ पेशेवर कौशल से युक्त इर्रेशनल सामाजिक दायित्व, सामाजिक भूमिका, संविधान में जो उल्लिखित दायित्व और भूमिकाएं हैं नागरिक की, उनसे वो एकदम उसे विमुख करेगा। और ये सबसे खतरनाक बिंदु है, और यही वह आधार है जहां से कि इस ड्राफ्ट को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। और इसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा वो ये होगा कि अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब बिक्री किए जाएंगे और वे प्राइवेट हाथों में सौंपे जाएंगे, उनकी जमीनें बिक्री की जाएंगी और वे प्राइवेटाइजेशन के लिए मजबूर किए जाएंगे। ऑलरेडी कहा गया है सरकार की तरफ से कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपनी खाली जगह के इस्तेमाल के बारे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करने के बारे में सोचें। हम सोच रहे थे कॉलेजों के लिए मैदान होंगे, हम सोच रहे थे कॉलेजों के लिए लाइब्रेरी होगी, हम सोच रहे थे कॉलेजों के परिवेश में बागान होंगे, तरह तरह की हरियाली होगी, लेकिन अब वे सोच रहे हैं कि नहीं, वहां हाट बाजार तमाम किस्म के मॉल होंगे और वे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में होंगे। वे चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के पास में जो जमीनें और बिल्डिंगें हैं वो प्राइवेट संस्थानों के हाथ में, कारपोरेट हाउसेस के हाथ में सौंप दी जाए। और यह काम बड़े कौशल के साथ में, पेशेवर कौशल सिखाने के नाम पर किया जा रहा है। इसमें जहां सरकारी जो शिक्षा संस्थान है उनकी संपत्ति का निजीकरण होगा, वहीं दूसरी तरफ जो बौद्धिक संपदा है उसका भी निजीकरण होगा, आपकी जो स्वतंत्रता है उसका भी निजीकरण होगा। आपके पास में कोई फ्रीडम नहीं होगी। विश्वविद्यालय होंगे लेकिन उनमें कोई फ्रीडम नहीं होगी। आप देख चुके हैं ना, अशोका विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को कैसे खदेड़ के निकाला गया, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ लिखता था। सरकार ने फोन मारा, अशोका के मालिक ने एकदम खदेड़ के बाहर कर दिया भानु प्रताप सिंह को। किसी भी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की यह हिम्मत नहीं होगी कि वह सरकार के खिलाफ में बोल सके और उंगली उठा सके, सरकार चाहे जितने जुल्म करे। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, मैं अपने अनुभव का। 1980-81 में मिसेस इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आने का निर्णय लिया। छात्रों और शिक्षकों ने सबने मिलकर उसका विरोध किया, हम लोगों ने जम के प्रतिवाद किया। भाई नायडू उस समय वाइस चांसलर हुआ करते थे। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के 25 साल होने पर मिसेस गांधी आई थी, उन्हें बुलाया गया था, और छात्रों ने जो प्रतिवाद किया वो प्रतिवाद अभूतपूर्व था। पुलिस ने जम के लाठीचार्ज किया, छात्रों को चोटें आई, अनेक छात्र गिरफ्तार किए गए। इसके बाद जब हम सब लोग मिलकर भाई नायडूम्मा से मिलने गए और उनसे पूछा कि ये पुलिस किसके कहने से कैंपस में आई। भाई नायडूम्मा ने वाइस चांसलर थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, वो इंदिरा गांधी के राइट हैंड हुआ करते थे। उन्होंने लिखित बयान दिया कि पुलिस मुझसे बिना पूछे आई, और उन्होंने बाकायदा थाने फोन किया कि जो लड़के गिरफ्तार किए गए उनको तुरंत रिहा किया जाए। और आप जान लीजिए, किसी भी विद्यार्थी के खिलाफ में वाई नायडूम्मा ने कोई एक्शन नहीं लिया, छात्रों ने कोई वायलेंस नहीं किया, सिर्फ प्रोटेस्ट किया। दूसरे दिन इंदिरा गांधी का भाषण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दिया गया, पेज पर कहीं नहीं था, फ्रंट पेज पर सिर्फ एक ही खबर थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने इंदिरा गांधी का प्रतिवाद किया। नायडूम्मा की क्या पोजीशन थी? नायडूम्मा की पोजीशन यह थी कि पुलिस को मैंने नहीं बुलाया, पुलिस मुझसे बिना पूछे कैंपस में आई। आज कोई वाइस चांसलर ये कहने की स्थिति में है? भविष्य में कोई वाइस चांसलर ये कहने की स्थिति में होगा कि वो सरकार के खिलाफ बोल सके, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सके? क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी में एक क्रिटिकल एटमॉस्फेयर, नॉलेज का एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें इंटेलेक्चुअल्स की रक्षा की जाए, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, उनके प्रोटेस्ट की, उनकी रक्षा की जाए। नरेंद्र मोदी तो इस प्रोटेस्ट के कॉन्सेप्ट को ही विश्वविद्यालयों से खदेड़ के बाहर कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे शिक्षा को
लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता से जोड़कर नहीं देखते। अभी तक शिक्षा का उद्देश्य रहा है लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना, यह उसका बुनियादी लक्ष्य रहा है। यह संविधान का बुनियादी लक्ष्य जो अर्जित कर रहा है, यह संविधान के लक्ष्य को अर्जित करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हमने इस लक्ष्य को रहते हुए भी लोगों को वोकेशनल एजुकेशन दी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी सारी की सारी एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिस वाशिंगटन एग्रीमेंट का जिक्र किया जा रहा है, उस वाशिंगटन एग्रीमेंट में एक ही चीज है कि सिर्फ इंजीनियरिंग और उससे जुड़े हुए विषयों पर अंडर ग्रेजुएट लेवल का वो एग्रीमेंट है। लेकिन वाशिंगटन समझौते को समूची शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन का समझौता बना दिया जाए, यह तो परले दर्जे की मूर्खता होगी और यह जबरदस्ती होगी। इसका प्रतिवाद किया जाना चाहिए, कोई विकल्प नहीं है इसका। अगर आपने प्रतिवाद नहीं किया तो आप तय मान लीजिए ये शिक्षक, ये विद्यार्थी आने वाली पीढ़ी के सामने अपराधी कहलाएंगे कि इन्होंने शिक्षा को अपनी आंखों के सामने ध्वस्त होने दिया। आपके सामने किसानों का आंदोलन और उसकी एकजुटता है। किसानों ने अपने आंदोलन और एकजुटता के जरिए नरेंद्र मोदी के सारे सपने, जो किसानों को लूटने के सपने थे, वो ध्वस्त कर दिए। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है कि आप इस शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त होने से रोकें और इस नई शिक्षा नीति और इस नई शिक्षा नीति के साथ में ये जो फ्रेमवर्क सजेस्ट किया गया है, इसका समग्रता में विरोध करें। और एक ही चीज होगी, ये पूरी की पूरी पॉलिसी वापस ली जाए, दूसरी कोई चीज नहीं होगी। विश्वविद्यालय, कॉलेज लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और ह्यूमन राइट्स की रक्षा की अग्रणी चौकियां हैं और रहेंगी। वे स्किल डेवलपमेंट की चौकियां नहीं है, वे सिर्फ पेशेवर कौशल सिखाने के मंच नहीं है, संस्थान नहीं है। यही वह जगह है जहां से कि हमें लोकतंत्र के लिए एक नई इबारत लिखने की जरूरत है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शिक्षक समुदाय इस चीज को समझेगा और आने वाले समय में आंदोलन की बृहत्तर भूमिका बनाएगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।